हेलो। ओके बेटा, ठीक। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का लेक्चर 500 लेक्चर, जो यात्रा हमने 21 नवंबर 2015 को शुरू की थी, वो आज अनवरत अनेक स्पीकर्स और विश्व आयुर्वेद परिषद के सारे अधिकारीगण सबकी शुभकामनाओं के साथ आज हम इस मुकाम को देख रहे हैं। और आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने आज के स्पीकर का परिचय रखना चाहूंगी और आज से पूर्व के सारे स्पीकर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज एक ज्ञान यज्ञ में हमने बहुत बड़ा पड़ाव 500 को अचीव किया है। और ये समर्पित भाव से किए गए ज्ञान यज्ञ की आहुति का ही परिणाम है कि हम अनेक स्पीकर को यहाँ जब आमंत्रित करते थे तो वो अपने शुद्ध अंतकरण से बहुत सारी चिकित्सकीय बातों को, चिकित्सकीय विधाओं को और उनके अनेक क्लिनिकल एक्सपीरियंस को वो यहाँ शेयर करते थे और जिनके माध्यम से अनेक स्कॉलर्स, चिकित्सक लाभान्वित होते हैं। और आगे भी YouTube चैनल पे ये सारे वीडियोस उपलब्ध है, तो जिससे भी आगे ऊपर भी बहुत सारे चिकित्सक और स्कॉलर्स उसका कहीं ना कहीं लाभान्वित होते रहेंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करने से पहले भगवान धन्वंतरी और आचार्य चरक के चरणों में वंदना करके आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ए केस स्टडी। और आज के स्पीकर का मैं आप सभी के सामने एक बार उनका परिचय रखना चाहूंगी और फिर हम आज का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आपका नाम है डॉक्टर रेहाना परवीन। आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2004 से लेकर 2010 में की। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी GU यूनिवर्सिटी से की और आपने अपनी MD इन काय चिकित्सा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज गुवाहाटी SSUHS यूनिवर्सिटी से आपने पूरी की है। आप एज अ मेंबर ऑफ एडिटोरियल बोर्ड आयु होम, ए पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी पब्लिश्ड बाय निया शिलोंग से जो प्रकाशित होता है, इसमें आप मेंबर एडिटोरियल बोर्ड है, उसके साथ साथ उसके रिव्यूअर भी है आप। और आपने अपने वहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड में MSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स को भी आप अपनी ट्रेनिंग देते थे, दे रहे हैं। यू आर वर्किंग एज ए मेंबर ऑफ COVID-19 हेल्प डेस्क फ्रॉम निया and you deputed as a member of research unit in the relation to COVID-19 and participated in the 2 research projects as a co-PI। और आपने एज अ जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी एक CME में जो ऑर्गेनाइज हुई थी 2022 डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा इन निया शिलोंग, उसमें आपने भूमिका निभाई है। और एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द CME फॉर द स्वस्थवृत्त निया शिलोंग में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है। आपके 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और यू हैव पार्टिसिपेट सो मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्कशॉप्स एंड सेमिनार, और आपने बहुत सारी जगह अपना एज अ गेस्ट लेक्चरर भी आपने अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। नंबर ऑफ पब्लिकेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स आपके 12 है और 19 से ज्यादा आपने अलग अलग जगह पर गेस्ट लेक्चर्स को भी आपने दिया हुआ है। तो ऐसे विद्वान आपका पहले भी विश्व आयुर्वेद परिषद की व्याख्यान माला में आपने अपनी लेक्चर को दिया है और आज फिर से हम डॉक्टर रेहाना परवीन को आज एक विशेष मौका है 500वां लेक्चर के व्याख्यान के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर रेहाना। Namaskar, madam, and namaskar to all those who have joined. Thank you so much for giving me this opportunity second time, and that too on the 500 lecture. मैं बहुत आपकी आभारी हूँ for that. मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए I'll start my presentation.
मेरा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, अ केस स्टडी. So I will be talking about a little bit of contact dermatitis in general and airborne contact dermatitis in particular, but I'll be focusing more on a case study or my experience that I have able to gain through a few patients, but in this case, one particular patient. Am I edible and everything is visible properly? हाँ जी डॉक्टर साहब बिल्कुल यू आर ऑडिबल एंड एवरीथिंग विजिबल. अपनी स्लाइड्स भी इंट्रोडक्शन वाला पहला रिप्रेजेंट हो रहा है. Thank you, madam. Okay, sir. So, little bit about contact dermatitis, because dermatitis is an umbrella term, which means inflammation of the skin. So, it's an umbrella term under which most of the skin diseases come under. We have many different terms, and sometimes they get confusing with each other, like eczematous dermatitis. So, while dermatitis means inflammation of the skin, which is a broader term, eczema is a relatively narrower term. But eczema also is a very big term under which many other skin diseases can be incorporated. So eczema in Greek actually means boiling. So like a boiling point of water or soup, anything. So in eczema, the skin lesions actually resemble like that of the skin has been on boil. So there will be pustules, vesicles, blisters, swelling, etc. So those things, but not necessarily the same situation will be there in all kinds of contact dermatitis. So airborne contact dermatitis, my topic today, actually falls under the umbrella of dermatitis and more specifically contact dermatitis. And it is estimated that between 4 to 7% of all dermatology consultations annually are of contact dermatitis. So the proportion of contact dermatitis or हमें contact dermatitis के patient बहुत ही frequently अपने OPDs में मिलते हैं. So it can occur at any age and in both genders, although it is more common in women. So in women, it is more common. So coming to the specific airborne contact dermatitis, it is a dermatosis affecting mainly exposed part of the body and is caused by allergen or irritants presenting in the atmosphere. So these allergen or irritants, they can be suspended in the airs, and along with the air, it can come in contact with our skin, or it can come in contact with our clothes, and somehow that's how the patient gets sensitized to it. Allergens can be present in various forms like dust, sprays, pollens, which settle on the exposed part of the body. So broadly, contact dermatitis can be divided into two based on etiopathogenesis. One is irritant contact dermatitis, another is allergic contact dermatitis. And out of both of these two, irritant contact dermatitis is relatively more common, being comprising 80% of the total patients of contact dermatitis. So there is mild differences, though they can overlap with each other, but there is mild difference between allergic contact dermatitis and irritant contact dermatitis. So many a time their presentation may be similar or they might overlap also, but they have a little bit of distinct feature pathologically and clinically also. So, and interestingly, airborne contact dermatitis falls under both allergic, and it can be either allergic, it can be either irritant contact dermatitis. So both presentations can be there. So if we see allergic contact dermatitis, it mainly happens 5 to 7 days after the first contact with whatever allergen that is. And the second episode or the further episodes generally happen 24 to 48 hours after the contact. While in case of irritant contact dermatitis, the skin lesion starts appearing for just few hours after the first contact with the substance. In case of allergic contact dermatitis, itching is the very prominent symptom. So there will be severe itching, marked itching. While in case of irritant contact dermatitis, also itching is there, but that is relatively much lesser than allergic contact dermatitis. Another, the extent of the lesion. That means in allergic contact dermatitis, the margins are not very well marked. They are blurred and they tend to overcome the area of contact with the allergen. So if we can see the two pictures which are above, one is of allergic contact dermatitis, that is, irritant contact dermatitis of the feet because of slippers. So it's very much limited to the area of contact of the rope of the slippers. The other picture is of contact dermatitis because of mehendi. So this is also very much limited to the places of the contact. This is a feature of irritant contact dermatitis, not allergic contact dermatitis. So the lower picture shows allergic contact dermatitis, which is not very well demarcated, and it can reach beyond the surface of contact of the allergen. While
irritant contact dermatitis, it is very much well demarcated to the area of contact of the irritant. So if we see the morphology of the skin lesion, in allergic contact dermatitis, there will be acute eczema, erythema, edema, vesicle, blisters, etc. Desquamation also happens. While in case of irritant contact dermatitis, erythema and desquamation is more common. Idic eruption. Idic eruption means wherever is the place of contact or the first area wherever it's happening, the lesion is happening. Just if we see at the two above pictures, one is mehendi dermatitis because contact dermatitis because of mehendi. So here it's very much limited to that area. If it happens in any other area, it starts with the area where irritant came in contact, but then it spread to other parts of the body where there was no contact. That kind of eruptions are known as idic eruptions. So this is seen in allergic contact dermatitis, but not in irritant contact dermatitis. An example of idic eruption a perfect example would be athlete's foot. Athlete's foot is a tinea infection of the feet. It starts with the dampness around the feet area, but gradually it involves the groin, thighs, and other parts of the body, fingers, hands also. So this is an idic pattern, idic eruption. So this is a feature of allergic contact dermatitis, not of irritant contact dermatitis. And for diagnosis, a positive patch test for allergen can be done in allergic contact dermatitis, but patch tests generally come negative for irritant contact dermatitis. So this was briefly some clinically differentiating feature between allergic and irritant contact dermatitis. So coming to airborne contact dermatitis, which represents both allergic and irritant contact dermatitis. So airborne contact dermatitis or ABCD, it can be classified into 4 types. One is airborne allergic or irritant contact dermatitis. Next is airborne phototoxic reaction. Third is airborne photoallergic reaction, and fourth is airborne contact urticaria. We'll speak about airborne allergic or irritant contact dermatitis, but talking about other 3, airborne contact urticaria presents with the classical urticaria, with hives, with the wheals and hives, those kind of features. While airborne phototoxic reaction and photoallergic, what both the causative factor is sun exposure or UV rays. But in this case, the difference between phototoxic and photoallergic is that phototoxic is direct, it causes direct cellular damage because of the UV rays into the skin and the keratocytes, etc. While in case of photoallergic reaction, it is an immune-mediated response. So there will be sensitization to the UV rays, and following a certain period of time, there will be allergic reaction to that. So this is photoallergic reaction is an immune-mediated reaction, while phototoxic is a direct toxicity. So the classical sunburn that we get, that is a phototoxic thing. That means few hours after exposure to sun, when we get any eruptions or any skin lesion, those are phototoxic. While airborne photoallergic reaction, that would be generally a few days after the very prolonged period of sun exposure. Because it is an immune-mediated, it takes few time to sensitize. So triggering factors for both allergic and irritant dermatitis. So for irritant dermatitis, the irritants presence in detergents, paints, plants. Plant source of irritants for causing airborne contact dermatitis is the most common form of contact dermatitis. We have to remember it. So though everybody these days is going towards herbal cosmetics, so many a time herbal ingredients can also cause irritant dermatitis. Only very few of them do cause, but some of them can cause. Then fruit juices, hand sanitizers, soap, gasoline, diesel, disinfectants, fertilizers, pesticides, etc. Or frequent simply hand washing, those things. On the other hand, allergic contact dermatitis can be because of nickel, fragrance, balsams, latex, etc. And there are more than 15,000 allergens out there. If we talk about the differential diagnosis, there is a list of skin diseases which come under which have to be differentially diagnosed from airborne contact dermatitis. But one of the most common which we may misdiagnose is between airborne contact dermatitis and phototoxicity or photoallergic reaction. But the good thing is that there are some distinguishing features, but many a time these two can also overlap. The patient can have both airborne and phototoxic dermatitis at the same time. So what is the one way of differentiating them is seeing the distribution.
So airborne contact dermatitis happens wherever the air comes in contact. That means exposed part of the body. So if we say exposed part of the body, that means all of the face, whole of the face, even behind the ears, neck, the V of the neck, which is called the Wilkinson's triangle, the V of the neck, the arms, the forearms, hands, those are usually the forehead most prominently, most common area. While in case of phototoxicity, sun exposed parts only. So sun exposed part and exposed part generally are same, but there is a slight difference in the sense sun generally does not come, sun rays do not directly fall on our upper eyelids most of the time because our eyes are mostly open. So our upper eyelids are spared in solar toxicity, or the nasolabial folds may be spared, behind the ears it may be spared, or the neckline. So the undersurface of the neck, those areas can also be spared. If you see here, the eyes are involved, behind the ears are involved, the undersurface of the neck is involved. So these are all signs of airborne dermatitis. These are the places, that means the inner aspect of the neck, the upper eyelids, nasolabial fold, behind the ears. If it was a solar toxicity or phototoxicity, then these areas would have been generally spared. So I will not talk much about the disease itself, but I will go into the case study. So I'll be quick briefing the literature part of you. So all skin diseases fall under the umbrella of Kushtha in Ayurveda. And for Kushtha, a set of Nidan has been mentioned. So for that, among all the sets of Nidan, it's mostly dietary factors, some lifestyle related factors, and some psychological factors, some related to Panchakarma, Vyatikrama, etc. But only one line has been mentioned about environmental factors, and that is Gharma Shrama Bhayartanam Drutam Shita Ambu Sevana. Gharma, that means strong exposure to sun rays. Shram, excessive exertion. Bhayartanam, bearing in a fearful situation. Druta, excessive running or other activities. And then indulging in Shita Ambu Sevana, cold water. So not directly exposure to these environmental factors, but that is the only mention of environmental factors among the Kushtha Nidan. So this can be taken as one of the Nidan of airborne contact dermatitis mentioned in Ayurveda. So it's very commonly known that all kinds of contact dermatitis, they generally are categorized among Vicharchika, which is a type of Shudra Kushta. So Vicharchika, for Vicharchika, Charak has said that Sa Kandu Pidika Shyava Bahusrava Vicharchika. So Vicharchika has been, the dosh predominance in Vicharchika has been mentioned as, it's a kapha predominant dosh. And the symptoms are as such, Kandu, Pidika, Shyava, Bahusrav, and there is excessive discharge. So all kinds of contact dermatitis may not have excessive discharge. So that's why we have dry and wet of varieties of that. As per Sushruta Chikitsa Sthan has mentioned, Rajyo Ati Kandu Ati Ruja Ruksha Gatreshu Vicharchikaya. While Astanga Hridaya has mentioned Sa Kandu Pidika Shyava Lasikaya Vicharchika. Basically not a lot of symptoms has been mentioned, but all of them have summarized into these. These are all the symptoms mentioned by various classics regarding Vicharchika. Kandu, pruritus, excessive itching. Pidika, vesicles, boils or pustules. Shyava, which means hyperpigmentation or keratinization. Bahusrava, profuse oozing or discharge. Lasika srav, serous discharge. Moderate amount of serous discharge. Raji means marked lining, because Rajimanta or lining on the skin surface along with keratinization is a feature of lichen. So lichenification has also been included here. Ruja, pain, and Rukshata, that means excessive dryness. If we see all this, itching, vesicles, papules, pustules, hyperpigmentation, keratinization, oozing, lichenification, excessive dryness, these all come under the features of airborne contact dermatitis or any other contact dermatitis for that matter. So I will come into the case details, which is the main part of my presentation. This is a case of a 51 years old Hindu female hailing from Shillong. She was admitted to she presented to our OPD on 25th of January 2023 with the chief complaint of reddish black skin rashes with mild discharge and severe itching on the face, neck,
chest, both arms and forearms since 1.5 years. The history of presenting illness would be the 51 years old female presented with reddish maculopapular skin rashes with severe itching starting from the face and gradually extending to the neck and bilateral forearms since 1.5 years. There was on and off serous discharge from the skin lesions as well, along with mild burning sensation. There was no identified history of atopy. Initially, it was an erythematous and mild edematous lesion starting from the forehead, which gradually involved other parts of the body. Patient consulted 2 dermatologists before coming to Kaya Chikitsa OPD at NIA. And the diagnosis of airborne contact dermatitis were made by both of them. While on treatment, the lesion showed a waxing and waning pattern with no complete remission. There was no history of fever, arthralgia, bleeding manifestations, etc. Patient is a known case of hypothyroidism and she was on levothyroxine 25 micrograms since last 5 years. The drug history before she came to our hospital, she was put on methylprednisolone, methotrexate 7.5 weekly, Bilastine and Montelukast combination, Deflacort and topical steroids. I'll give you a detailed charting of her previous medications in the later slides. Family history, her father was diabetic, nothing significant. She attained menopause 3 years back. Her personal history, she was indulgent more in Lavan, Madhur, Katu, Ras Pradhan Ahar. Her appetite was reduced. She had disturbed sleep. Urine and stool were unremarkable. On physical examination, there was nothing remarkable on her general and systemic examination. Describing the type of lesion, the morphology of the lesion, the site of eruptions were mainly on the face, neck, both anterior and posterior aspect, ears, dorsal aspect of the hand, both flexors, extensor aspect of the arm and forearm. Distribution, it was symmetrical. Color was reddish black. The margin was irregular and not well demarcated. Surface is thick with serous discharge and the type of lesion is maculopapular lichenified plaques. If I show you this picture, that will be more clear. If you see here, her forehead, I'm sorry I had to blur the eyes, but her eyelids, around the eyes, whole of the face, anterior and posterior aspect of the neck, her forearms, extensive surface of the forearms, they were all affected. So I would like to tell that when the patient came in, she was so much demotivated. When the patient came to an OPD and she was telling us about the whole scenario that she has been into, patient was actually crying. She broke down, she cried. And this happens with most of the chronic skin disorders because before coming to us, she has been suffering for more than 1.5 years. She has taken steroids, she has taken methotrexate, but she used to get relief, but again it came back. So she was so much agitated and emotional, she started crying during that time. So this was the Ashtavid Pariksha and Dashavid Pariksha of the patient. Coming to the Samprapti Ghatak, it is a Pitta Kapha Pradhan Tridoshaja Vyadhi. Dushya is Rakta, Twak, Mamsa and Lasika. Agni, Manda, Shrota is Raktavaha Shrota. Shrota Dushti was Sanga. Udbhavasthan Twak and Rogamarga, Bahya Rogamarga, Swabhava is Chirkari. So this is the timeline of the case. That means patient first started getting symptoms in July 2021, where she got maculopapular erythematous, edematous, pruritic skin rashes on the forehead, extending to rest of the face, neck and both the arms. By August 2021, she visited the first dermatologist and where she was diagnosed as a case of airborne contact dermatitis. And she was started on methotrexate 7.5 mg weekly, methylprednisolone 4 mg, Bilastine and Montelukast along with topical steroids. Her itching subsided substantially after that, discharge stopped, but erythema was still present and burning. By February 2022, relapse of symptoms happened. She started getting all the symptoms back. And March 2022, she changed her dermatologist. She went to another dermatologist. And then she was changed to a higher steroid, Deflacort. Levocetirizine and Montelukast were given along with topical steroids. From March to November, she had waxing and waning of symptoms. So she would get, symptoms would reduce. Then again, it will come back after a few times. So she stopped all the medications by December 2022. And on Jan 2023, that is when she visited at our hospital, NIA at Shillong.
From January to May 2024, there was significant improvement in her symptoms while being on our treatment. There was significant improvement in the first 1 month itself. Complete remission in 4 months and no significant relapse occurred till date. The patient is still under review and there has been no significant relapses till date. So the diagnostic assessment that were done in this case, because we had to rule out other systemic illness, atopy, other hypersensitivity. So we did a panel of tests. CBC, ASR, LFT, KFT, etc. were unremarkable. CRP was mildly elevated, 7.9. Absolute eosinophil count was 168 cells. So it was within normal range. Serum IgE was 211. So mildly elevated. I just want to point it out that it's not mandatory for IgE to be elevated in airborne contact irritant dermatitis. Then thyroid profile was also within normal range. Thyroid can be a triggering factor for these kind of dermatitis. So we repeated thyroid multiple times during the course of the treatment, but it was always under normal level. And other diagnostic assessment, a patch test was done and she was found to be sensitive to potassium dichromate and Parthenium hysterophorus. Potassium dichromate is a chemical which is very commonly found in dyes, paints, those things. And Parthenium hysterophorus is a plant-derived allergen, which is very common in northeastern region and other parts of India also. It is a plant which is very volatile and very commonly it moves around with the air. So this is one of the most common responsible agent for airborne contact dermatitis. So she was found sensitive to both of them. And after the initial diagnostic assessment, a diagnosis of airborne contact dermatitis or Vicharchika in Ayurveda was made and treatment was started. Before starting the treatment, we had a very strict protocol for Nidan Parivarjan because it is an airborne contact dermatitis. Patient was asked to wear full sleeves all the time, reduce going outdoor as much as possible. Whenever she goes outside, she was asked to come back and take shower and wear pure cotton clothes, and the dietary restrictions which are mentioned for Kushta in Ayurveda, that is milk and milk products, curd, gur, til, urad dal, etc. Those all non-veg, those all things were stopped for the patient. And thankfully, this patient agreed to everything and she followed everything very judiciously. So treatment was started on the principles of Nidan Parivarjan, Rakta Vishodhan, Nitya Virechan or Anuloman, and followed by Rakta Prasadan and Rasayan. So we started on Gandhak Rasayan because these kind of lesions where there is mild discharge, which are there is mild srav, there is erythema, there is itching, in those cases where there is hyperpigmentation, keratinization, Gandhak Rasayan works very well. So 500 mg twice daily after food with water, followed along with Khadira Rishta, 20 ml twice daily with equal amount of water. Aragya Vardhini Vati 500 mg BDPC. Avipattikar Churna 15 grams at bedtime with warm water was given for Nitya Koshta Shuddhi. Since the patient was very agitated and emotional, under a lot of distress, we also added Manas Mitra Gutika 125 mg twice daily after food. For soap, initially I did not give anything for local application because there was mild discharge. It was not a lot, very mild discharge was there. It was mild edematous, so at that time no external application was given, only to wash with Siddharthak soap was given. The ingredient is same as mentioned by Charak Chikitsa for Siddharthak Snan. So patient visited after 1 month, and then after 1 month, this is what this is what the patient was initially. After 1 month or 20 days, the patient came and this was the condition of the patient. So swelling has reduced, gone totally. All the discharge has stopped. But now a little bit of dryness started coming out. Hyperkeratinization was there, little bit dryness was there. Itching has subsided, mild was still there. But the edema, the oozing, etc., and the itching, etc., also decreased. So, second month, Gandhak Rasayan, Khadira Rishta and Avipattikar Churna was continued along with Castor Gugulu was added. So while the discharge stopped, we started Brihat Marichyadi Tel for local application. By third month, Panchatikta Ghrita Gugulu was given 500 mg twice daily after food, and Patuladi Quat is given. Patuladi Quat
is mentioned again in Kushta Rogadikarin Charak Chikitsa. So this is given for mainly for Kushta Shuddhi. Though it is mentioned in Charak to be given for Shade Ratri only for 6 days, but we have given it for a longer period of time because we have given it a small dosage, 200 ml. So I give like that to most of the patients of chronic skin disorder or hepatobiliary disorder also. 200 ml twice daily before meal with half cup of water. So this was given for another 1 month. Capsule Finbet, which is a proprietary drug from Zoetic for all kinds of contact dermatitis. So 200 mg twice daily after food, along with local application, same with Brihat Marit Chajit gel. By 4th month, we continued the first 3, that means Panchatikta Ghrita Gugulu, Patola Dikwat and Finbet. And because by that time dryness was more prevailing and hyperkeratinization or pigmentation was there, 7/7 oil and lipo ointment from JRK Siddha were added. By 5th month, when the patient came, she started developing few papules, 3 or 4 papules on the forehead. So we started Gandhak Rasayan again, Khadira Rishta, and 7/7 oil and Bactimo cream was added. By 6 to 7 months, by this time, patient has totally was totally in remission. She did not have any symptoms, but we still continue treatment for 6 to 8 months as a Punarbhava Chikitsa. So their patient was given Mahatikta Ghrita. For all kind of Kushta, Ghrita is given. So we give for Rakta Prasadan, Mahatikta Ghrita was given 10 ml BD for 1 hour before meal. Shankhavati was given along with that for Deepan Pachan. Mahamanjishtha Quad, by that time hyperpigmentation was there. So to reduce that, Mahamanjishtha Quad, which is also Anuloman and Deepan Pachan, 7/7 oil and lipo ointment were continued. By 9 to 10 months, she has totally recovered by then, and we just gave Giloy Sattva as Rasayan for longer period of time. So if you see the whole chart, we have only given Shaman Chikitsa in the whole treatment therapy. We never administered any Shodhan Chikitsa. But that was not by choice, also because patient circumstances did not permit us to go for Shodhan. Even though the first choice would have been to go for Shodhan, because for Kushta Chikitsa also it has been mentioned, Bahu Doshaha Shangshodhyo Kushti Bahusho Anurakshata Pranan. But this patient had an ailing father, which she was taking care of. So she could not leave him and get admitted. She could not have afford to get an attendant to stay with her in the hospital. And we do not, in our hospital, we do not do Shodhan without admission. So all patients need to get admitted for Vaman Virechan or any other procedure that we are doing. So for that, it could not be done. So we only followed strictly Shaman therapy. So follow-up was first done at 28th day, thereafter at 1 month interval or SOS. Outcome was measured on the basis of clinical severity score for airborne contact dermatitis. So this is the clinical severity score, which takes into consideration mainly 4 factors. One is itching, type of lesion, erythema, and area involved. So this is on basis of that, this is her progress over the period of time, the clinical severity score for ABCD. So when she came to us, it was 54. And then it gradually, by 28th day only, it dropped to 42, then 20.4, then 4.8. By 5th month, you see slight elevation of 7.2 from 4.8 is there, because I mentioned there were 4 or 5 papules on the forehead which appeared, but nothing more than that. Only those few came. And later she was at 3.6 throughout till 15 month. So this is what we received, the patient, when she first came to our hospital. This is after 20 days. So where the edema, itching, discharge, etc. reduced, but dryness and hyperpigmentation and hyperkeratosis, those things were persistent. But patient was, when she came at this, she was very happy. She was very, very happy. She was not at all agitated. She was very happy with that. She was following everything to the T that I advised. And after 2 months, this is what happened after 2 months, dryness reduced, itching was completely gone. See, whenever any healing happens in any of the skin disorder, because skin has been stretched, pulled, there was inflammation of the keratocyte cells, hyperpigmentation prevails for some time. It takes time for the hyperpigmentation to go. So even though hyperpigmentation reduced, but it was still prevailing. Same for her hands and her neck also.
This is after 4 months, and this is after 6 months, where patient was completely fine and happy. All the itching has gone. She did not have any more papules. Hyperpigmentation had gone. So we had a patient from the picture on the left side to the picture on the right side. This is after 6 months. So this also the back side of her neck after a period of 6 months. But we got significant result at 20 days only. But the thing in Ayurveda is that we always get good result in cases of contact dermatitis, eczematous dermatitis. But the thing is, the nature of this disease is to relapse. They get resolved after a certain period of time, and they can always relapse again when the same allergen or same irritants get contact into. So these diseases like psoriasis or vitiligo or contact dermatitis, airborne contact dermatitis, photodermatitis, we get relief initially, but we cannot reproduce the result, or the result does not get sustained over a period of time. So this patient, we made sure to follow up, even though patient was better after 6 months, but we made the patient come. And the patient was very obedient, even when she did not have any symptoms. Even till now, patient is under review. Every 3 months or 4 months, she visits once. So this is the reason when she came in the month of February. So till now, she is symptom-free. She did not get any true relapses. So from that time, no itching, no true relapses, because in the region of Shillong, February, March, April is a very weather where these diseases, they go into relapses, because it's very breezy, it's very windy, but still she had passed 2 seasons without getting any relapses. So we could sustain the result. I think that is more important than just saying that we got a result, a very good result, but because we have sustained the result for 2 years for a patient who could not get any remission even after being on steroid, even after being on methotrexate. For 2 years, she has been symptom-free. And that too only by Shaman Chikitsa. We did not administer Shodhan because that was not feasible. So many a time, even though we know the best modality, because Kushtha is a Bahu Dosh, Bahu Kleda Avastha, so always Shodhan has to be done. But many a times it may not be feasible for the patient given the circumstances. We are to make use of the best treatment modalities we have at our disposal. And if we get results like that, what's the harm in that? So actually now we are considering Shodhan for this patient. Her father expired, so now she can get admitted now. So we will eventually get her admitted and administer Shodhan as an Apunarbhava Chikitsa. So the patient was treated with the principles of Nidan Parivarjan, Nitya Virechan, Pitta Kapha Shaman, Rakta Prasadan, and Rasayan. And because Gandhak Rasayan has worked beautifully in this case, and Gandhak Rasayan has been shown to work as Rakta Prasadan, Kledagna, Krimagna, Vishagna, Kushtagna, Ampachan, and Agni Deepan properties. And even in researches, in vivo studies, Gandhak Rasayan has been shown to affect fibroblast activation and modulate the expression of protein involved in tissue remodeling. Guggulu showed potent anti-inflammatory and antioxidant activities due to steroidal and terpenoidal constituents, flavonoids, guggulosterols present in Guggulu. And for Shaman Aushad, for Kushtha, always Tikta Kashaya Ras Pradhan medicines, especially Bhavit and Ghrita, are the choice. So Tikta Kashaya Ghrita is always indicated in all kind of Kushtha, and Mahatikta Ghrita has specific Pittagna, Ropana, and Kantikara properties. So finally, to conclude, airborne contact dermatitis is fairly common and is considered difficult to treat. Many a times, because it's mainly diagnosed on the basis of presentation, morphology, extent of the lesion, many a times it is misdiagnosed or underdiagnosed. So it remains difficult to treat due to chronicity and relapsing nature of the disease. The promising result seen in this case is a small reassurance that even only Shaman Chikitsa can also do wonders in refractory cases like this. And before I end, I'd like to quote a shlok from Sushruta Nidan, where he has said, Mriyate yadi kushthen punarjate api gacchati, natah kashtitaro rogo yatha kushtam prakirtitam. That means if a patient dies of Kushtha, the patient will again take rebirth with Kushtha, with the disease Kushtha. That shows the
chronicity, even Charak has said, Kushta Dirgha Roganam, the chronicity or the relapsing nature of this disease and how difficult it is to treat. Out of all the disease, this is one of the diseases which will be always chronic and difficult, and relapse is a rule. So if we can attain this much success, which are very basic medicines in that, I think we can do much better in along with Shodhan or any other treatment modalities. So thank you so much for your time. I was not giving any new information. I was just sharing my experience that I had with a very nice case. I'm also treating some cases of photodermatitis now, which also I got good results, but not as good to be shown or projected on a platform. So hopefully there also we will get good result. Some places we are using Shodhan, some places we are not using based on the convenience of us and the patient. So I thank Madam for giving me this opportunity one more time. And a lot of learned people must be there listening to me right now. So I would also take this opportunity to learn from you. If you can guide me how better I can do for other cases like that, I would happy to listen to that. Thank you so much. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी तरीके से आपने स्टेप वाइज इसका प्रेजेंटेशन किया और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स और चिकित्सक को ये कहीं ना कहीं दूसरों के सामने जब केस प्रेजेंटेशन करते हैं तो आयुर्वेद का हम बहुत दमदार प्रदर्शन कर सके कि किस तरीके से 2 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और 6 महीने बाद तो लग ही नहीं रहा था कि अच्छा ये वही है। तो कितना सुंदर लग रहा था प्रेजेंटेशन और आपने सारे इन्वेस्टिगेशंस के साथ इसको प्रेजेंट किया, तो मैं समझती हूँ कि सभी को ये बहुत ही अच्छा लगेगा और लगा होगा आज अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से भी। और मुझे लगता है कि 500 लेक्चर में जो क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर एक जो बात बन रही है वो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जी, आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स को मैं थोड़ा सा एक्चुअली क्या ऑन द स्पॉट जब मैं शुरू करने गई ये लैपटॉप मेरा तो आज स्टार्ट नहीं हुआ, तो आई एम नॉट एबल टू सी द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, है ना, क्योंकि मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है और एवरी टाइम मोबाइल से ज्वाइन नहीं करते हैं तो इतना समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो आज 500 लेक्चर्स के उपलक्ष्य में मैं एक बार हमारे साथ सीनियर पत्रकार मोनालिसा जी ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी और डॉक्टर रेहाना जी आज के स्पीकर का आप धन्यवाद भी करें और अपना एक बार आशीर्वचन भी इस व्याख्यानमाला को दीजिए। सीनियर पत्रकार मोनालिसा जी। डॉक्टर हेमांग, हेलो। हेलो डॉक्टर हेमांग। बेटे अनम्यूट कर दीजिए पूरे ही, है ना, ऐसे उसको आप जनरल जो अपनी गाइडलाइन थी ना होस्ट वाली उसमें जाकर मोनू जी, हेलो। हेलो हेलो डॉक्टर हेमांग। अच्छा, कुछ दिक्कत हो रही है ना। कोई पार्टिसिपेंट अपने आप को अनम्यूट करके देखिए बेटा, हो रहा है क्या, क्योंकि रेहाना जी को तो को होस्ट बनाया है तो हो जाएगा। और कोई हो रहा है? डॉक्टर रेहाना एक बार वो है ना, आप पीपीटी हटा सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ कुछ यहाँ से मेरे
डॉक्टर रेहाना, आप एक बार कुछ थोड़ी सी बात करिए, मैं ना अनम्यूट करवाती हूँ, क्योंकि इसमें मोबाइल से कैसे अनम्यूट करते हैं वो थोड़ा मुझे पता नहीं है। हाँ डॉक्टर उज्ज्वला, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? अच्छा, नहीं हो रहा है शायद। मैं है ना एक बार बेटे को कहती हूँ उधर से, जहां से लैपटॉप से ज्वाइन किया है ना, आप थोड़ा सा कुछ एक बार है ना निदान परिवर्जन में, स्किन डिसीज में, इस पेशेंट में या अन्य पेशेंट में क्या निदान मिले हैं, ऐसा एक बार आप थोड़ा सा देखिए, है ना मिस, बोलिए तो मैं वहां तक ये अनम्यूट की व्यवस्था करके आऊं, है ना रेहाना जी? यस श्योर। ओके जी, ओके जी, ओके जी। उज्ज्वला जी, आप क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं. यू कैन मैसेज द क्वेश्चन, यू कैन सेंड इट एज अ टेक्स्ट. I think there has been some problem unmuting the participants, but you can text it also. मैडम अभी निदान परिवर्तन के लिए बोल के गई है, like for this cases, because it is an airborne, which is even more difficult निदान परिवर्जन देन सोलर डर्मेटाइटिस, जहाँ पे हम सन प्रोटेक्शन लेने को बोल सकते हैं पेशेंट को. बट टू स्टॉप पेशेंट फ्रॉम गोइंग आउटडोर्स or stop patient from exposing their at least face, it's very difficult. But this patient particularly, she used to cover her face with a scarf all the time whenever she moved out of the house, and luckily she was a housewife, so on daily basis she did not have to go, because यहाँ पे exposure to the irritant was the main nidan, so that had to be done, so that could be done properly. And along with that, because northeastern region is a place where meat consumption etc is very common among all the populations, so we had to stop. Whenever we try to stop red meat or meat in general or non-veg in general, it's a little bit difficult for people out here, being the cultural practices. So but all generally for other patients, I relax them to reduce, stop red meat, reduce non-veg. For these patients, like for psoriasis, vitiligo, for these kind of contact dermatitis, I ask them only if you can stop whatever I have said. That means milk and milk products, non-veg, garlic, onion, etc., curd, gur, til, urad dal, etc. Then only you can get any result. And then patient generally, because these patients are under so much distress, they listen to everything that we say. So these patients. Another, I would say, obstacle that we get practicing in our place is that here Ayurveda is relatively new. So I cannot just ask any patient to come and get admitted for Shodhan. So I have seen when I went to Maharashtra or Gujarat, we just have to tell patient that you require Vaman or Virechan, you come and get admitted. But out here, because Ayurveda itself is a new science here, the medicines, the way, mode of delivery of medicines is somewhat new for the patient. So sometimes it's not always acceptable. So our patients, they don't even like to take kashais. Some patients are there who totally refuse to take churnas, any kind of powder medicines. So for us, it's how to convince the patient, or many a times to change the medicine altogether because it's not compatible with the patient. So for some patients who can do Shodhan also, we have to really do a lot of counseling for them, get them admitted, explain everything that they had to do. But after doing all of things, I remember one of my patients, he left midway without even informing, without information. He just left the hospital because he was not being given anything to eat while he was on Snehapan. So those are the difficulties that we face during that time. So stopping non-veg, Shodhan, convincing the patient for Shodhan all the time. So these are one of those obstacles that we get it. If anybody has any questions, you can please put it in the chat box. हेलो, नमस्कार। वो बस पता नहीं मेरे से हो नहीं पाया, और बेटा भी उधर से फोन नहीं उठा रहा है ना,
तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। और धन्यवाद डॉक्टर रेहाना, आपने निदान परिवर्जन का जो बहुत अच्छा महत्व बताया। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से भी कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है कि जहां हम निदान परिवर्जन के माध्यम से अपनी औषध का औषधत्व अनेक गुना बढ़ा देते हैं, है ना। मेरे साथ कहीं ना कहीं सारे ही लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो मैं 2-3 उसमें बताना चाहूंगी कि डॉक्टर चंद्रकला जी ने बहुत अच्छा बताया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। और डॉक्टर रेहाना जी का लेक्चर की भी सराहना की है, डॉक्टर किमाया ने भी की है, डॉक्टर, है ना, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर, क्योंकि वो शुरुआत में उसको हमने अनम्यूट मैसेज को भी नहीं रखा है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। और अभी डॉक्टर हेमांग बेटा है, उसको आज कहा था तो वो भी उधर से, है ना, अभी अवेलेबल नहीं है या पता नहीं फोन नहीं उठा रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, डॉक्टर उज्ज्वला ने भी वही बताया है। और आप, है ना, क्वेश्चन मेरे उसके ऊपर भी भेज सकते हैं, है ना। हेलो, आप, है ना, उसमें मेरे मोबाइल पे भी व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो वहां से भी मैं ले लूंगी, है ना, क्योंकि बेटा उधर से रिस्पॉन्ड करेगा तो वो एक साथ में सभी को अनम्यूट कर देगा, है ना। और इसमें मोबाइल में मेरे से हो नहीं रहा। अच्छा, वैसे डॉक्टर रेहाना, आप भी उसमें को होस्ट हो, आप देखिए, आप मैंने देखा मैडम, एक्चुअली वो अनम्यूट सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट किया हुआ है और मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, को होस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। अच्छा, ओके, मैं ट्राई कर रही हूँ तब से, बट नहीं हो पाया। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैंने सोचा शायद आपकी को होस्ट मानी होस्ट के जैसा ही हो जाता है तो हो पाए ऐसे, है ना। तो अच्छा, ठीक है, बेटे का मैसेज आ गया कि हाँ करता हूँ अनम्यूट, है ना, आया मैसेज। चलो, हो सकता है कि वो डॉक्टर रेहाना जी के लेक्चर्स की मोनालिसा जी, सीनियर पत्रकार, ने भी बहुत अच्छा प्रशंसा की है कि बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन जैसा ही लेक्चर रहा। और बाकी के भी सारे ही डॉक्टर्स की भी सराहना की है कि भाई हाँ, उनके लेक्चर्स भी बहुत अच्छे रहे। और डॉक्टर उज्ज्वला लिख रही है, हाँ जी डॉक्टर रेहाना, एक क्वेश्चन है डॉक्टर उज्ज्वला जी के तरफ से। जब ड्राई थिक लीजन्स हो, है ना, जब ड्राई और थिक लीजन्स हो, कफवातज और कंडू भी साथ में हो, एंड लीजन्स कम होने के लिए क्या दे? लाइकन प्लेनस, ड्राई एक्जिमा, प्लूरिगो नोडुलारिस में अभ्यंतर और बाह्य दोनों की चिकित्सा डॉक्टर उज्ज्वला ने पूछी है। ओके, जब थिक ड्राई लेजन्स हो, सो इट डिपेंड्स, ये स्टेज, दैट मीन्स ये कोई भी डिजीज का, कोई भी क्रॉनिक स्किन डिजीज हैज गॉन इनटू क्रॉनिक फॉर्म, दैट मीन्स ये लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक फॉर्म हो गया है, लाइकेनिफिकेशन हो गया है। सो इन दोस केस जनरली व्हाट डू आई गिव? नाउ अगेन, लाइकेन प्लैनस डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशन है, इट्स वेरी डिपेंड्स, अगर अर्ली स्टेज है इट्स वेरी, और लाइकेन नोड्यूलरिस ऑल्सो अर्ली स्टेज है, फ्यू लेजन्स ओनली है, डिस्क्रीट है, हाथ में है या किसी दूसरे जगह पे है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट when it is very extensive, बहुत extensive और continuous lesions है, then the response is not so good. So in those cases generally what do I give? Again, Panchanimbadi Churna. I generally give Panchanimbadi Churna. I start the patient on any घृता, महातिक्त घृता और पंचतिक्त घृता after दीपन पाचन, कोई भी घृता, शमनार्थ घृतपान, पंचनिम्बादी चूर्ण, then depending on the condition of the patient और बाकी चीज महामंजिष्ठाति या फिर खदीरा रिश्ते, again those things can be given. जी, और because शरद चिकित्सा स्थान में भी मेंशन है जहाँ पे परुष, पाषाण, स्थिर, these kind of lesions हो, बहल and very long term lesions हो, तो generally there we can use
agad or vish. So we can use dushi vishari agada or bilwadi gutika. Those things also we can be used in these conditions. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जसबीर कौर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि गंधक रसायन फ्रॉम विच फार्मेसी वी कैन यूज। अच्छा, हमारा तो यहाँ पे सप्लाई में होता है IMPCL का, बट जब नहीं होता है तो वैद्यनाथ या धूत पापेश्वर या डाबर जिसका भी अवेलेबल होता है वो करते हैं। बट हम जनरली अपने सप्लाई का मेडिसिन लिखते हैं बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वी गेट इट फ्रॉम IMPCL, तो जनरली उसी के हम यूज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। IMPCL की भी बहुत अच्छी उसमें रहती है। डॉक्टर जसबीर कौर ने आपके सेशन की भी बहुत ज्यादा सराहना की है और 500वें लेक्चर के भी कांग्रेचुलेशन कहा है। उज्ज्वला जी का क्वेश्चन हो गया। डॉक्टर छवि, ब्यूटीफुल, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, केस प्रेजेंटेशन डॉक्टर रेहाना जी। और डॉक्टर छवि लिख रही है बेस्ट पार्ट इज द CSS ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और 1 क्वेश्चन वो टाइप कर रही है अभी। तो सच में ये बात तो हम सभी चिकित्सकों को सीखने की है कि हम किसी के भी सामने जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ है ना, इस तरीके से करते हैं तो बहुत ही बढ़िया इमेज क्रिएट होती है। डॉक्टर छवि का क्वेश्चन है इफ द डर्मेटाइटिस इज इन द हेड व्हाट टाइप ऑफ शोधन शुड बी गिवन। Now, dermatitis on the scalp can be a lot of things. It can be seborrheic dermatitis. It can be chirion, which is a very infective pustula with pus discharge, vesicular eruptions. So, अगर ये chirion जैसा है, जहाँ पे papules है, डिस्चार्ज हो रहा है, कभी ब्लड डिस्चार्ज वगैरह भी होता है, पेशेंट को इचिंग एंड पेन वगैरह सिम्टम्स along with hair fall, severe hair fall. Generally, chirion kind of condition होने से patient goes bald because of that. So those patient again Gandhak Rasayan. So out of all the medicines, I would say Gandhak Rasayan has never failed me. So it is one of my favorite. So in those conditions जहाँ पे pus, papules है, pus है, erythema है, in those cases discharge है, Gandhak Rasayan work initially. So generally I give for 1 month, then I discontinue, then again I restart. और डॉक्टर साहब, डॉक्टर छवि बता रही है कि नॉट डिस्चार्ज है ना, जो हेड डर्मेटाइटिस में डिस्चार्ज उसमें नहीं है, ओनली ड्राई एंड ब्लड समटाइम। तो ये मोस्ट प्रोबेबली सेबोरिक डर्मेटाइटिस होगा जहाँ पे सेबोरिया हैज टू बी ट्रीटेड. सो देयर द पेशेंट जनरली नीड्स जनरली एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट एक्चुअली. सो वहाँ पे भी generally we give Krimi Mudgar Ras, then Khadira Rishta again, Panchanimba Churna, and some local application. We get some proprietary medicines actually, like Lumia shampoo, etc. That is given for local application and then followed by washing. So those can be given. Okay, thank you, Dr. Saab. Dr. Ujjwala पूछ रही है Patol Muladi dose for how longer time, or what is the dose, and Kal for the Nitya Virechan. Yes. मैं उसे लेते वक्त क्या प्रिकॉशन ले, उससे पेट में शूल होता है. Yes, yes. जी देखिए, पटोल मुलादी इवन दो इट्स अ वेरी गुड ड्रग बट उसके प्रॉब्लम्स भी हैं बिकॉज इट्स अ तीक्ष्ण ड्रग. इट इज रेचन ड्रग, रेचक ड्रग. सो जनरली द आइडियल डोसेज जो मेंशन्ड है वो तो 60 ml में हर जगह में यूज करते हैं. बट बिकॉज इसमें पेन एब्डोमेन एक बहुत प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट है इसका कि पेशेंट जनरली क्रैम्प्स कंप्लेन करते हैं एंड डिसकंटिन्यू कर देते हैं. सो इसीलिए वी गिव इन 20 ml डोसेज ओनली. पेशेंट जस्ट गेट अ सॉफ्ट स्टूल but we give it for longer period of time, 15 days to 1 month also I'm giving it. But if I give it the full prescribed dosage which is 60 ml twice daily, then it has to be given only for 6 nights as mentioned by Charak. Shade Ratri Prayoga Charak is mentioned very clearly, only for 6 nights it has to be given. Because of it causes this kind of cramps in the abdomen. Secondly, I take care of the type of patients. Any other comorbidities like patient with any cardiovascular diseases or diabetes patient, I either reduce or be cautious while giving. Secondly, very young or very old patient. So anybody above 65, I try to avoid Patol Muladi.
Patul Kaduroni adequate may be a better choice in that. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा जी। अच्छा नहीं, उषा जी ने क्वेश्चन नहीं लिखा है। आपके लेक्चर की सराहना की है, 500वें पे कांग्रेचुलेशन कहा है। डॉक्टर प्रदीप मेडनेक जी ने भी प्रेजेंटेशन की बहुत सराहना की है। आप भी बीच बीच में डॉक्टर प्रदीप जी ज्वाइन करते हैं, आशीर्वचन देते हैं। बस आज थोड़ा अनम्यूट का कुछ मसला सा हो गया, लैपटॉप ने भी अचानक लास्ट वाले 40 मिनट पहले ही साथ छोड़ दिया। काफी ठीक करने की कोशिश की मगर नहीं हो पाया। तो बस मिला जुला के कुछ एडवेंचरस जर्नी हो गई हमारी आज की। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। प्रदीप जी भी बहुत अच्छे जीत चिकित्सक है और उनका लेक्चर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। और जब हमने उनको इनवाइट किया था और बीच बीच में भी डॉक्टर राजकला ने जब ज्वाइन किया था, प्रेजेंट किया था, तब भी आप हमें आशीर्वचन देने के लिए आए थे। हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर किमाया कुछ लिख रही है, रसमाणिक्य यूज किया था क्या? अच्छा ठीक, हाँ, रसमाणिक्य का शायद स्किन डिसीज में वो उपयोग पूछना चाह रहे हैं। और सिद्धार्थक सोप फ्रॉम विच फार्मेसी? सिद्धार्थक सोप फ्रॉम रेवेंटो। हमारे यहाँ पे दूसरे कंपनीज भी बनाते होंगे, हमारे यहाँ पे रेवेंटो कंपनी का अवेलेबल है, तो हम यू यूज करते हैं। बिकॉज पेशेंट को क्वाथ बना के स्नान के लिए देना इट्स डिफिकल्ट। सो आजकल सबको इजी एंड रेडीमेड चाहिए, तो it works better for us. So the first question was रसमाणिक्य, not for this patient. Generally जहाँ पे बहुत ज़्यादा erythema या रसमाणिक्य is a very good drug for all Vata Kapha skin condition. But I am very cautious while using रसमाणिक्य, especially in little bit of aged patient. Secondly, जहाँ पे भी erythema, that means redness बहुत ज़्यादा होता है, दाह burning sensation होता है, या कोई भी ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, देयर आई डू नॉट जनरली प्रिस्क्राइब रसमाणिक्य। अदर जहाँ पे वात कफज कंडीशंस में, नॉट इन पित्त कफ और वात कफज कंडीशंस में रसमाणिक्य is very good. For some other conditions I have used रसमाणिक्य but not here. In fact, other types of contact dermatitis I have used रसमाणिक्य but not this. Where lichenification etc. are more, there lichen can be used. But where erythema, rag, daha etc. ज़्यादा है, there I avoid रसमाणिक्य। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर उज्ज्वला एक पूछ रही है क्वेश्चन कि मैम हेयर डाई की वजह से कंप्लीट हेयर फॉलिकल डैमेज हो गए तो बाल्डनेस आया है, उस कंडीशन साध्य है क्या? अगर हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो गए हैं तब तो इट्स डिफिकल्ट, बट जनरली बिकॉज ऑफ हेयर डाई हेयर फॉलिकल्स डू नॉट गेट डैमेज्ड। उसमें दे विल बी अ टेम्पररीली व्हेन इट इज विथड्रॉन, दैट मींस इरिटेंट इज विथड्रॉन, हेयर डाई को विथड्रॉ किया है, तब इन दोज केसेस जनरली हम घर्षण करने को देते हैं पेशेंट को, और वहाँ पे जनरली लीच थेरेपी या जलोका विचरण या कोई भी सिरावेधन, those things will be better in those cases. अगर वो हम नहीं कर पाते हैं तो हम जनरली घर्षण करने को देते हैं पेशेंट को। आई यूज त्रिफला चूर्ण ओनली। त्रिफला चूर्ण से ही पेशेंट को थोड़ा सा घर्षण करने के बाद जो भी हम ऑयल या जो भी लोकल एप्लीकेशन दे रहे हैं वो यूज करते हैं। बट इन दीज केसेस आई थिंक रक्त मोक्षण हैज टू बी डन। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर नानक जी गुप्ता ने भी ज्वाइन किया है, बस आज अनम्यूट वाला। मैं सोच रही हूँ कि सबकी शुभकामना संदेश सुनने के लिए हम 501 में फिर से एक बार कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा इंटरनेट कभी फायदा भी पहुंचाता है, कभी ऐसे कुछ कम भी कर देता है हमारी स्पीड, तो हम करेंगे। डॉक्टर रिहाना जी, भैया ने ये पूछा है कि हेयर लॉस का ट्रीटमेंट है ना, क्या है? हेयर लॉस सबसे ट्रिकी और सबसे इन बिजनेस टर्म सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉज। हेयर फॉल में कितना हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, या हेयर लॉस अगर एलोपेशिया है उस एरियाटा एक्सेट्रा, तो कितना, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉज।
इन माई एक्सपीरियंस कुछ लोगों को हर जगह रिजल्ट मिलता होगा, बट फॉर मी इट्स लिमिटेड. अगर कॉज आई नो दैट मीन्स कभी कभी कुछ सिस्टमिक डिजीज की वजह से हो रहा है, लाइक हाइपोथायरॉइडिज्म, डायबिटीज और एनी अदर कोलेजन वास्कुलर डिजीजेस, SLE एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो द प्राइमरी डिजीज का ट्रीटमेंट करके साथ में हम लोकल कुछ भी एप्लीकेशन या करते हैं या नसें एक्सेट्रा देते हैं, दैट वर्क्स वेरी वेल. लेकिन जहाँ या फिर कोई लोकल इन्फेक्शन हो, लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, कीरियन हो या कोई भी लोकल इन्फेक्शन हो, देन ऑल्सो वी कैन डू. लेकिन जहाँ पे अननोन एटियोलॉजी होता है, जहाँ पे कोई बिना किसी कॉज के जो इडियोपैथिक्स होते हैं, उनमें आई डिड नॉट गेट रिजल्ट. सो बाकी केसेस में आई गॉट रिजल्ट. जहाँ पे एक्चुअली लाइक जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉज हो, तो वो कॉज रिमूव कर पाएंगे तो जनरली ठीक होता है. लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिया ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाता है. हाइपोथायरॉइडिज्म इज अंडर कंट्रोल, it gets better. Diabetes is under control, diabetes related hair fall gets control. Same for कोई अगर androgenic pattern of baldness है, like hormone imbalance है etc., वो ठीक करने के ठीक हो जाता है. But only hair fall, not so much. I did not get much. Sorry. जी 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 ओके जी. इट इज ड्यू टू लाइफस्टाइल डिसीज. हाँ जी बिल्कुल, भाई साहब भी यही कह रहे हैं. अभी किसी ने अपना वक्तव्य देना है तो बेटे ने उधर से अनम्यूट कुछ वो मेहनत कर रहा था, हो चुका है. तो मैं सबसे पहले मोनालिसा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और उसके बाद जो भी डॉक्टर उज्ज्वला और सारे पार्टिसिपेंट्स है हमें सजेशन भी दे सकते हैं और हम आगे ऊपर इस व्याख्यान माला को बहुत सारा उपयोगी और भी अधिक बने. और आपकी तरफ से भी कुछ लेक्चर या वैसा हो तो भी आप उसमें हमें बता सकते हैं. तो मोनालिसा जी आप सादर आमंत्रित है. सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी और इस लेक्चर में मैं सबसे पहले उस पॉइंट पे बधाई देना चाहूंगी जहां पे मैम के मन में और सर के मन में इस बात का एक वो जो बीज उत्पन्न हुआ कि ये लेक्चर शुरू करने चाहिए. तो पहले तो उस थॉट को प्रणाम और मैम सर आपको. और मैं जितनी बधाई देना चाहूँ, मतलब मैं भी नहीं बता पा रही हूँ कि मेरा मन कितना उत्साहित है इस बात के लिए कि मैं आपको कितनी बधाई दूं, कितना आगे के लिए शुभकामनाएं दूं. और अब तक इस लेक्चर में जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो स्टूडेंट हो या हमारे स्पीकर हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. और जो मैम के ट्रबल शूटर रहे हैं उन सब का भी. और मैम आज ये जो कुछ प्रॉब्लम आई है ना, ये पता है क्या है, ये आज तक इतने लेक्चर हुए हैं उसमें आपने जितना कुछ स्ट्रगल किया है ना, तो ये एक उसका ऐसा एक छोटा सा वापस थोड़ा सा ट्रेलर हुआ है कि ठीक आपने पहले भी इन सब में इतनी डिफिकल्टीज पार की हैं और तो आज एक उसी का एक पार्ट मानिए. और आप इससे बिल्कुल परेशान ना होइए, हम 501वें लेक्चर में वापस शामिल होके हम और ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे. और मैं सच में बता रही हूँ, आज डॉक्टर रेहाना जी मैम का लेक्चर इतना अच्छा था कि मैं मन में तब से यही सोच रही हूँ कि जो आज का एक सेलिब्रेशन होना चाहिए ना, वो एक इस लेक्चर के रूप में जो एक ज्ञान गंगा बहाई है उन्होंने, जो अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, जिस तरह से आज सबको एक अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं यही मान रही हूँ कि वो कोई सेलिब्रेशन से कम नहीं है. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप सब ने मैम का इतना साथ दिया है. और मुझे लगता है कि आयुर्वेद से बढ़कर, अगर मैं मैम को हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भाग्य अच्छा हो, भाग्य का उदय होता है, तभी किसी पेशेंट को आयुर्वेद का ट्रीटमेंट मिल पाता है. नहीं तो हर किसी के भाग्य में मुझे लगता है कि ये चीज आ जाइए तो मतलब आना चाहिए. और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं. मैं जर्नलिज्म में हूँ लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है और कि मैं अगर उस लाइन में होती तो ये कितना अच्छा होता. मेरे लिए आज भी एक मतलब एक लाइफ का एक वो एक खालीपन रह गया कि मैं भी इस तरफ बढ़ती. तो मुझे ये लगता है कि मेरा तो मैं उसी रूप में पूरा करना चाहती हूँ कि आयुर्वेद से लोगों को जोड़ पाऊं. और आप सब जितना कर रहे हैं वो वाकई मतलब गोल्डन स्पून से भी बढ़ के कुछ होता होगा. तो आप वो पर्सन हैं, आप सबको बहुत कुछ मिला है. और वास्तव में चिकित्सक के रूप में अगर एक कैसा एक पर्सन होना चाहिए जिनको पैसे का कोई लालच नहीं होता, जिनको मानवता इतनी कूट के भरी होती है, दया होती है, वो सब
एक आयुर्वेद के जो चिकित्सक होते हैं उनमें होती है, और जो आज के टाइम में मिसिंग है। तो इसलिए मुझे तो मतलब ये लगता है कि आप एक आयुर्वेद में जो चिकित्सक होते हैं वो सिर्फ एक चिकित्सक नहीं होते, आज के रूप में एक मानव को जो एक समाज में विकृति आ रही है, एक इंसान को कैसा होना चाहिए, आप लोग वैसा निर्माण कर रहे हैं। तो मैम आपने इतने लेक्चर में पता नहीं कितने पेशेंट्स को आपके थ्रू, जो बच्चों को आपने ज्ञान दिया है, उसमें कितना लाभ मिला है। मैं उसकी कल्पना भी करूं तो मुझे लगता है कि वो ऐसे बहुत वाइड होता जा रहा है कि कहाँ कहाँ मैं बोल पाऊं। मैं यही कहूंगी कि आपने जितनी परेशानियों के बीच आज तक इस लेक्चर को आपने जो संभाल रखा है, इस श्रृंखला को 500 तक ले जाना कोई आसान बात नहीं है। बीच में मुझे भी मालूम है कि कितनी परेशानी आपको आती थी, और जब ये मैनुअल होते थे तब तो आपके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्टी थी। तो उन सब के बीच भी आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे भी वहां रह के भी आपने बहुत कुछ किया है। तो मैं सच में कह रही हूँ, ये कोई एक जंग जीतने से कम नहीं। तो आपको, सर को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत फिर से बधाई, और हमेशा के लिए शुभकामनाएं कि हम सब मिलकर आयुर्वेद के लिए बहुत कुछ और अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इतना मौका दिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा जी। मगर मुझे लगता है कि आज ही मेरी एक स्टूडेंट भी कह रही थी, कहते मैडम लेक्चर वगैरह तो ठीक है मगर स्पीकर को कोई पैसा नहीं देना, फिर भी 10 साल चला लेना, बिल्कुल बहुत मैम। बड़ी बात है। तो मैंने कहा बेटा, मैं इतने सारे लोगों को जब बताती हूँ ना, स्पीकर जी को पूछती हूँ, जैसे मुझे याद है कि रेहाना जी को भी मैंने, डॉक्टर विष्णु जी जो नियामी है काय चिकित्सा में, उनसे बात करके रेहाना जी का नंबर लिया था। तो मैंने जैसे ही कहा तो हमेशा मुझे सकारात्मक रिस्पांस मिला कि मैंने कहा उसमें कोई शुल्क नहीं है, असल में मानदेय नहीं है। तो नहीं मैडम, हम देंगे। और कितना अच्छा लगता है कि आज भी जो प्राचीन भारत में निशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी तक्षशिला नालंदा में, तो वैसे ही समर्पित भाव से इतने सारे स्पीकर्स और इमरजेंसी स्पीकर भी, है ना, कि भी वो आते हैं और यहाँ हमें मनोयोग से ये सारी चीज देते हैं। क्योंकि मुझे खुद पता है कि जब मैं एमडी करने के बाद भी अपने आप को तराशने के लिए अनेक गुरुजनों के पास जाती थी सीखने के लिए, कि कभी कभी 2-3 महीने रोज के 8 घंटे खड़े होके जो बात पता चलती है 3 महीने बाद, तो यहाँ वो स्पीकर महोदय या महोदया एम ही दे देते हैं बस, कि चलो ठीक है ना। मैम इसमें एक बात ये भी तो देखिए ना कि आप लोग बिना किसी शुल्क के इतना कुछ ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, ये उनके भाग्य में मतलब कितनी बड़ी बात है कि उनको इतना कुछ बिना कुछ शुल्क के इतना ज्ञान मिल रहा है। और आपके साथ जो एक ये श्रृंखला जुड़ी है ना, कि जिसका नहीं तो वही बात की हो सकता है कोई ना भी कर देते। आजकल पैसे की इतनी प्रधानता है कि मेडिसिन मिलना भी मुश्किल है, और वहां पे आप अपना इतना वक्त और इतना ज्ञान दे रहे हैं, जहां पे पैसे इस ज्ञान को देने के लिए पता नहीं कितना पैसा वो ले सकते हैं, लेकिन आप लोग निशुल्क कर रहे हैं ना। ये सच में मैम, मतलब मैं अगर जितना आप लोगों को प्रणाम करूँ ना वो कम है, और जितनी आप लोग आगे प्रेरणा दे रहे हैं ना इसमें, सच में ये आगे जो एक नए भारत का हम एक जो वापस कल्पना कर रहे हैं कि पहले का जो पुरातन भारत था वापस वो आ रहा है, तो उसमें आप लोगों का ही सबसे बड़ा योगदान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी। और मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं, जैसे मैं अभी आज इस 500वें लेक्चर में डॉक्टर राजीव कुरेले जी का भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस मुझे लगा था, कि वो जब प्रश्नोत्तरी में प्रश्न के आंसर कर रहे थे ना, औषध निर्माण से रिलेटेड, आप उनका वीडियो भी देखिएगा। तो उन्होंने अपना फोन नंबर दिया और एक पार्टिसिपेंट्स को कहा, कहते बेटा जब भी दवाई निर्माण करना तब फोन कर लेना, है ना। यानी वो भी स्पेसिफिकेशन उनको बतानी चाहिए थी कि ये 4 स्टेप्स ध्यान में रखना, वो तो बताए ही है। और उसके बावजूद भी कि बेटा जब करो ना निर्माण, तब कोई दिक्कत आए, नई दिक्कत भी आ जाती है। मुझे पता है औषध निर्माण में, क्योंकि मैं सर के साथ बहुत सारी औषधों का हम घर में निर्माण करते हैं, तो एक नई ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है ऑन द स्पॉट कि अरे ऐसा हुआ तो क्या करना।
तो ये मुझे राजीव जी का बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। कहते बेटा फोन नंबर है तभी फोन कर लेना, है ना। तो खुद की दवाई निर्माण करो, क्योंकि आयुर्वेद में स्वयं की जब हम औषध निर्माण करते हैं तो रिजल्ट के ऊपर अपने को बहुत अच्छा एतबार रहता है ना। हम उस पे संकल्पवान होके बोल सकते हैं कि हाँ 7 दिन में इतना, 5 दिन में इतना, 10 दिन में इतना रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा हम पेशेंट को भी जब कॉन्फिडेंस से कह पाते हैं और ऐसा होता भी है अपने स्वयं के निर्माण से, औषध निर्माण से, तो अच्छा भी लगता है। डॉक्टर उज्ज्वला, आप अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं बेटा। डॉक्टर उज्ज्वला, आपने हैंड रेज किया है बेटा। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी बेटा। जी बताइए। हाँ, तो मैम आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आपकी इस जो सीरीज है ना, उससे मुझे तो बहुत ही फायदा हुआ। जैसे मैं 2 साल से उससे फॉलो करी, क्योंकि मैंने कभी किसी के पास क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मुझे जो कुछ भी मतलब अड़चन आती है तो मैं इसमें ही सवाल पूछती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। धन्यवाद मैम। और आज रेहाना मैम का तो बहुत ही अच्छा, मतलब प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा था कि जैसे कुष्ठ में हमें सिर्फ ऐसे कोई पेशेंट आए तो सिर्फ ऐसे ही गंधक रसायन दे, पर कैसे दे, कैसे अवस्था का विचार के मैडम ने बहुत ही अच्छे से केस प्रेजेंटेशन किया। मेरे क्वेश्चन तो हो गए मैम, और आंसर भी बहुत अच्छे से मिले। धन्यवाद मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो, और आप डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर किमाया, डॉक्टर, ये सारे जो 10-15 लोगों का आपका ग्रुप है ना ऐसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेशेंट कितने भाग्यवान है कि उसकी रिपोर्ट ये है, उसमें इस तरीके से हो रहा है, सारी चीज आप बताते हैं और याद रख के पूछते भी हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं 1 सप्ताह पहले जब पोस्टर डालती हूँ तभी से आप सोच लेते होंगे कि अच्छा अब इस पेशेंट्स के बारे में हम ये डिस्कशन कर लेंगे। तो ये हम कहीं ना कहीं आयुर्वेद का एक अच्छा दिन आए और भारत के लोगों की पहली चॉइस आयुर्वेद बने, उनको इसमें विश्वास हो और वो अपने देश की चिकित्सा पद्धति के पास आए, तो कितना बढ़िया हमारे लिए भी समय आएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, एक दिन दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक मुकाम रहेगा हमारे लिए, और मुझे लगता है कि ऐसे अनेक संभाषणों से ये अच्छे दिन भी जल्दी ही आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पार्टिसिपेंट्स कुछ कहना चाहते हैं तो, बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हेलो। ओके डॉक्टर अनुराग, आप भी हमारे यहाँ के पीजी स्कॉलर है या पीएचडी करके गए, मैं थोड़ा सा भूल गई, नहीं पीएचडी करके गए आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से, और आप भी राजस्थान की राजकीय सेवाओं में है एज अ मेडिकल ऑफिसर, और बहुत बार आप अपने पेशेंट्स के लिए चिंतित होकर बहुत सारी करते हैं उसमें डिस्कशन। तो अगर आप 2 शब्द कहना चाहे कुछ, डॉक्टर अनुराग। नमस्ते मैम। जी नमस्ते बेटा। पीएचडी करके गए आप, है ना बेटा इधर? जी जी हाँ मैम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ध्यान आ गया। जी बेटा। जी मैम, सभी ने इतना अच्छा अच्छा कहा ही है लेक्चर के बारे में। और मैम मैं उतना रेगुलर तो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी मैंने लेक्चर अटेंड किया है तब उम्मीद से ज्यादा ही मिला है मुझे। और सबसे अच्छी बात लेक्चर की मैम ये है कि ये मतलब निःशुल्क है। मैं बाकी किसी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन अपने यहाँ ये बहुत अच्छा है कि जो भी नॉलेज है उसके लिए हम कोई फीस नहीं रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है मैम। जब भी मुझे समय मिलता है, और मैंने तो शुक्रवार को 6 बजे से पहले का वो भी अलार्म सेट कर रखा है, तो तुरंत ही तैयार होके बैठ जाते हैं। दिन भर काम करते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा लेक्चर लेते लेते सो भी जाते हैं, लेकिन
अब कुछ तो कानों में जाता ही है मैम। तो जैसे अभी मैम ने बताया कि रस माड़ी के जो है पित्तज में नहीं देना है, तो दैट मोर इन्फॉर्मेटिव कि हाँ मतलब सभी में नहीं देते हैं उसे इस तरह से। जी सही बात है बहुत बेटा। अच्छा लगा मैम, 500वां लेक्चर हो गया आज हमारा, और आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जी थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि प्राचीन भारत में और अपने भारत के लिटरेचर में ये बात लिखी है कि अच्छे समाज का निर्माण कैसे होता है ना। अच्छे समाज का निर्माण होता है कि चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए और मनोरंजन निःशुल्क होना चाहिए। तो बहुत स्वस्थ समाज, प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। तो मैंने जब ये पढ़ा था, है ना, व्याख्यानमाला शुरू होने के लगभग 3-1 साल बाद ऐसे कुछ ये कहीं पढ़ने की आदत है, तो कहीं ये रेफरेंस पढ़ने में आया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे प्राचीन महर्षियों ने कितने अच्छे गहन चिंतन के बाद सारी बातें लिखी हुई है। और आप, है ना, सोच के देखना कि चिकित्सा निःशुल्क, शिक्षा निःशुल्क और मनोरंजन निःशुल्क। जब ये चीज जो ऐसे ही मिल जाती है तो आप समाज में बहुत सारा समय क्रिएटिविटी में और एक अच्छे निर्माण के लिए लगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक उन्नत समाज व्यवस्था, समाज निर्माण, संस्कार निर्माण हो ही पाएगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसी वजह से विश्व आयुर्वेद परिषद के मैं सारे पदाधिकारी गण, योगेश जी मिश्रा भाई साहब से लेके सारे लोग, कोई बुरा ना मानने, कई बार है ना एक आधा नाम रह जाता है, इसलिए योगेश जी भाई साहब के सिवाय मैं किसी का ले नहीं रही हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर सभी से बात होती रहती है। मैम 2 मिनट मैम आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और आपको अभिनंदन भी। और बहुत अच्छा आपने एक काम जो आप कर रहे इतने सालों से, उसके लिए सच में हैंड्स ऑफ आपको। और ये आप जो, और टाइम का भी जो 6 बजे, तो 6 बजे बराबर लेक्चर शुरू हो जाता है, क्योंकि इतना फंक्शनलिटी और ये बाकी सब बातें, और जो लेक्चर्स भी आप ढूंढ के लाते हैं, इस तरह से इन सबसे आपको बहुत फायदा हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने आगे अभी आज बोला नहीं है, लेकिन सब बैक ऑफ द माइंड यही आपको थैंक यू कह रहे होंगे इस समय। तो धन्यवाद। और ये आपके आगे के इसके लिए जी डॉक्टर साहब आपका परिचय भी दीजिए। मैं डॉक्टर कीमा हूँ और मैं पूना में प्रैक्टिस कर रही हूँ मैडम। ओके 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 ओके। एक्चुअली क्या मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है ना, तो कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे नाम नहीं है ध्यान आ रहा था जी। ओके। और आपके आगे के इसके लिए भी बहुत बहुत आपको क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक मैम, और थैंक यू वेरी मच। रिहाना मैम का लेक्चर भी बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आप जी जी बताइए बेटा बताइए। जी नमस्ते मैम। मैं लगातार वैसे तो ट्रैवल कर रहा था जब लेक्चर चल रहा था, लेकिन बीच बीच में नेटवर्क का भी इशू हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैम आपको और सर को बहुत बहुत बधाई मैम, 500 लेक्चर्स के लिए और 5000वें लेक्चर के लिए शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात मैम, जो लेक्चर्स जो अनवरत मैम जारी है और इतनी मेहनत आपने और सर ने की है मैम इसके लिए, तो आप दोनों बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात मैम, प्रेरणा जो स्टूडेंट्स को मिलती है आपसे, जो भी लेक्चरर्स आते हैं उनसे, तो वो बहुत बड़ी चीज है मैम, जो आजकल शिक्षकों में नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम। और जो भी लेक्चरर्स यहाँ पे आते हैं मैम, वो अपना ज्ञान अर्जन जब करते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस से या आगे आने वाली लाइफ में उनको, जो भी स्कॉलर्स हैं उनको बहुत फायदा मिलता है। और हमारे लिए भी लेमन लैंग्वेज में हम जैसे कि जितनी चीजें समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम उनको अपना पाते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत जगह हमें उन चीजों का फायदा भी होता है। और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग तो है ही मैम हमेशा मौजूद, तो वहाँ पे हमें हेल्प मिल ही जाती है मैम आप सबकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैं भी इसका पार्ट बना, और ये श्रृंखला ऐसे ही अनवरत जारी रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं इस मौके पे
प्रोफेसर वैद्य कमलेश जी शर्मा विद्यार्थी को भी उनका एक सेंटेंस भी कोट करना चाहूंगी। भाई साहब को जब हमने आमंत्रित किया ऑनलाइन लेक्चर के लिए, तब भाई साहब ने एक बात कही थी, बहन जी ये सिर्फ नंबर है अब। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ठीक है ना, कि 499 भी होता है, फिर 501 भी होता है, फिर 555 भी होगा, फिर 666 भी होगा। तो बस एक नंबर है अभी, यानी अच्छी स्पीड से और नियमित अंतराल पे ये हो रहा है। तो भाई साहब ने बहुत अच्छा हमारा उत्साहवर्धन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और सारे अपने विश्व आयुर्वेद परिषद के पदाधिकारी गणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी भी जब भी हमारी बातचीत होती है मार्गदर्शन करते हैं और कहीं न कहीं उत्साहवर्धन हो जाता है। बीएचयू से के द्विवेदी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, कहते बहन जी जब मैं वार्षिक इतिवृत्त तैयार करता हूँ ईयरली, तो कहते व्याख्यान माला सबसे पहले लिख देता हूँ कि चल रही है भाई, ये इतने हो गए। तो बाकी कहते सभी दूसरा भी अपना जो वार्षिक कार्यक्रम है उनको फिर मैं जोड़ता हूँ। तो भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रसूति तंत्र के सारे ब्रिगेड है ना, प्रोफेसर भारती कुमार मंगलम मैडम, जिनसे हमें हमेशा बहुत सारा उत्साह मिलता है। और मैडम एक बार मैं वहीं से क्लास ज्वाइन करने वाली थी, तो इवन अच्छा क्लास का टाइम हो गया, आपको लिंक खोलनी होगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मीन्स मेरे डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स, जितना मैं चिंतित रहती हूँ कि अब कौन बोलेगा, लिंक को खोलना है, इसको ऐसे करना है, तो सभी का ध्यान रहता है। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स का इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए, और स्पेशली हमारी एचओडी मैम प्रोफेसर भारती कुमार मंगलम मैडम और हमारे वाइस चांसलर सर प्रोफेसर संजीव शर्मा सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उनको जब मैंने हमने यहाँ 200 लेक्चर्स पे जब ऑफलाइन था तब बुलाया था, और बहुत सारे अमृत वचनों से उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया था कि सर आपके इन्हीं वचनों का उत्साह देखते हुए आज हम 500 को भी 500 तक भी पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं शब्दों का कमाल है। और सर ने एक बार जब हम कलकत्ता की टूर पे जा रहे थे, तब वीसी सर ने कहा था कि डॉक्टर हेतल 2 चीज नहीं भूलनी। मैंने कहा जी सर, आयुर्वेद और एनआईए। तो सर आपकी उन्हीं बातों पे कायम रहने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी हम एनआईए और आयुर्वेद को कभी अपने जहन से इधर उधर न होने दे। जीवन का प्रत्येक काम उन्हीं को समकक्ष रखते हुए ही हो। और जो हमारी प्रसूति की ब्रिगेडियर है, जिसमें दीपा मिश्रा मैडम, सुनीता सुमन मैडम, और बहुत सारे और भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, जो कागोफ में भी पदाधिकारी गण है, विश्व आयुर्वेद परिषद का भी साउथ में काम कर रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि बहुत बार इमरजेंसी होती है तो मैं फोन करती हूँ, दीपा मैम कोई नहीं मिल रहा है, 6-7 स्पीकर भी बिजी है, अच्छा मैं देती हूँ ना, ऐसे फटाफट कहते चलो ये नंबर है, ये कर देंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों का साथ मिला है तब ये 500 है। तो उन सभी को दिल की अंतःकरण की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी, आपकी अपनी व्याख्यान माला है और आप एक पूरक बन के खड़े हो जाते हैं। और कितना भी कम रहे, जैसे होता है ना अपूर्णांक कि 1/2 है कि 2/3 है, उसको आप संपूर्ण अंक 1 तक पहुंचा देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी अपने चिकित्सकीय कार्य या कहीं ना कहीं कोई प्रैक्टिकल का कार्य में बिजी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जब कर्तृत्व मिलता है, उनकी अतुलनीय के भी नहीं, हम है ऐसा है ना, मैं हूं ना, ऐसे वो मिलता है। तो मुझे लगता है कि तभी ये 500 हो पाया है।
तो आप सभी का, सभी स्पीकर्स का, जो स्पीकर ढूंढवाने में भी जितने मदद कर दी, उन सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ कि आप ही के कारण आज हम 500 को स्पर्श कर पा रहे हैं और उसको मना पा रहे हैं। लास्ट में मैं डॉक्टर बलदेव सर को आमंत्रित करना चाहूंगी, सर आशीर्वचन के लिए। हाँ डॉक्टर उज्ज्वला, आप कुछ कहेंगे बेटा? आपने हैंड रेज किया है। हाँ मैम, मुझे 2 सवाल थे मैम से। जी बेटा। रेहाना मैम, आप मुझे महामंजिष्ठादि का दोषज्ञता बता सकेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूज होता है। उसमें त्रिवृत्त भी है, आरगवत भी है, कुष्ठी भी है और बहुत सारे द्रव्य भी है और फलश्रुति भी बहुत बड़ी है। तो सब कुष्ठ में, तो स्पेसिफिक आप कौन से कुष्ठ में देते हैं? और दूसरा सवाल है कि लिपो ऑइंटमेंट के बारे में, जो कि हमें लिपो ऑइंटमेंट में करंज है, तो हमें ऑयल भी, जैसे रुक्षता है, थिक लीजन है, तो लिपो ऑयल भी मिलता है, तो ऑयल लगाना है और फिर क्रीम लगाना है, ऐसे कुछ देते हैं या सिर्फ लिपो ऑइंटमेंट इज इनफ? ऐसे मेरे 2 सवाल है मैम। जी बेटा। डॉक्टर रेहाना जी। यस यस, देखिए महामंजिष्ठादि को जनरली मैं कहाँ पे प्रेफर करती हूँ? वात पित्त कंडीशंस में, वात पित्त कंडीशंस में, और जहाँ पे अनुलोमन भी चाहिए श्रोत शोधन के लिए। सो महामंजिष्ठादि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किन कंडीशंस में यूज करते हैं, मैं डिसलिपिडीमिया पेशेंट्स में भी यूज करती हूँ, हृदरोग पेशेंट्स में भी यूज करती हूँ। सो इट इज अ वेरी गुड श्रोत शोधन ड्रग। सो बेस्ड ऑन दैट उसको यूज करते हैं। जहाँ पे हाइपरपिगमेंटेशन है, हाइपर केराटिनाइजेशन है, दोज प्लेसेस ऑल्सो महामंजिष्ठादि वर्क्स वेरी गुड। कमिंग टू लिपो, लिपो ऑइंटमेंट इज बेसिकली इमोलिएंट, इसमें बहुत ज्यादा स्निग्धता है, सो इट्स बहुत थिक भी है, सो मैंने पेशेंट को लगाने में भी प्रॉब्लम होता है। सो बट जहाँ पे जैसे कुछ सोरियासिस के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा फेशियल ड्राइनेस एक्सेट्रा होते हैं, तो वहाँ पे लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के पेशेंट को, या फिर ड्यूरिंग हीलिंग पीरियड ऑल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पेशेंट्स हैव ड्राइनेस, उस ड्राइनेस को कॉम्बैट करने के लिए भी लिपो ऑइंटमेंट देते हैं। मैं डायरेक्टली लिपो ऑइंटमेंट देती हूँ, नॉट बिफोर कोई ऑयल अप्लाई करने के लिए नहीं, डायरेक्टली। जी मैम, मैम मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊं जो महामंजिष्ठादि के बारे में। अभी एक पेशेंट थी मेरे पास, हेमीफेशियल स्पाज्म की, उसको मतलब बहुत सारे लाइकन प्लेनस भी था, 76 इयर्स की पेशेंट थी, उसको हाइपोथायरॉइडिज्म है, हाई बीपी है। तो मैंने उससे है ना और ग्रहणी की दृष्टि थी, जैसे साम मल भी था, द्रव मल प्रवृत्ति थी, तो मैंने उसको सूचशेखर पहले रसपाचक दिया, इनिशियली तो धान्यक सिद्ध और सुंठ सिद्ध जल दिया, फिर मैंने सूचशेखर के साथ महामंजिष्ठादि चलाया। 1 महीने में ही पेशेंट का जो आई ट्विचिंग था बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वो 50% से भी ज्यादा मतलब कम हो गया, जो कि वो यूएस में रहती है पेशेंट और अभी इंडिया में आई है। तो 1 महीने में ही उसका पूरा स्पाज्म मतलब बहुत ही कम हो गया। महामंजिष्ठादि की फलश्रुति में अर्दित और पक्षाघात भी आया और उसको कुष्ठ भी था। तो ऐसे विचार करके मैंने कि वो वातवादी में भी जहाँ पे स्रोतोरोध बहुत है, तो वहां पे मैंने उसको यूज किया और मुझे उसके रिजल्ट भी मिले। अभी वो उसको मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो मैं मैडम आपको वीडियो भेजूंगी, हेतल मैम, आप देख लीजिएगा। जी बेटा, जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हम ऐसा चाहते हैं कि कम टू लर्न, है ना, गो टू सर्व। यहाँ से आप पढ़िए, फिर सेवा करने के लिए जाइए और अपना चिकित्सकीय अनुभव आप सभी के साथ साझा करिए, जैसे आज तक के 500 स्पीकर्स ने किया है। क्योंकि एक ही धन ऐसा है कि जो देने से बढ़ता है ना। मैंने एक बार बलदेव सर से बात की थी, मैंने कहा सर हम अच्छे चिकित्सक इसलिए हैं कि हम टीचर है, कि हम टीचर नहीं होते बाय चांस, है ना, भगवान मौका ही नहीं देता टीचिंग का, तो हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते तो हम अच्छे चिकित्सक होते। तो सर ने 2 मिनट का पॉज, 2 मिनट या 1 मिनट का पॉज लिया और फिर उन्होंने कहा नहीं, हम टीचर है इसलिए अच्छे चिकित्सक है। क्योंकि मैं खुद ये चीज महसूस करती हूँ कि बहुत बार स्टूडेंट्स, है ना, सिलेबस वही है मगर प्रत्येक वर्ष स्टूडेंट्स तुंडे तुंडे मति भिन्ना, है ना, अलग ही प्रकार का क्वेश्चन उन्हीं से पूछते हैं। और मैं समझती हूँ कि उसका आंसर करते हुए भी हमें बहुत सारे अपने फंडे क्लियर होते हैं,
जबकि वही सिलेबस है, वही पढ़ाना है, उसी तरीके से पढ़ाना है, मगर ये कहीं न कहीं बच्चों की लगन रहती है, उनकी पूछने की प्रवृत्ति रहती है कि हमसे वो और चीज़ ड्रेन कर लेते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमें एक नया पटल मंडल जानने को मिला। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा कि आपने अपना चिकित्सकीय अनुभव भी यहाँ साझा किया और एक अच्छे चिकित्सक को हमेशा थोड़ा-थोड़ा पढ़ते भी रहना चाहिए, है ना? क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा महसूस किया कि कुछ चरक सुश्रुत के साथ है ना हमारा तालमेल सा हो जाता है कि जैसे होता है ना कि मम्मी-पापा का कहा मानने वाले संतान की मम्मी-पापा फिर ज़्यादा केयर करते हैं। हालाँकि मम्मी-पापा का प्यार सभी के लिए बराबर होता है, पर फिर भी जब हम बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी और ऐसे बच्चे होते हैं, तो माँ-बाप का विशेष स्नेह मिलता है। तो ऐसा ही मुझे चरक सुश्रुत के साथ भी महसूस होता है कि कभी-कभी मैं ऐसे ही कुछ पढ़ती हूँ ना, तो वो कहीं न कहीं 1-2 दिन में वो पेशेंट के ऊपर वो बड़ा सटीक एप्लाई होता है। और मुझे लगता है कि देख भगवान ने मुझे 2 दिन पहले ही वो पढ़ने का मौका दे दिया था कि क्या पता यूजी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ा था और आज 20 साल बाद वो कोई पेशेंट आ रहा है, तो कैसा रहेगा मेरी संतान को? तो चरक सुश्रुत पहले ही मौका दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ी-थोड़ी आप पढ़ने की भी आदत डालें क्योंकि चिकित्सक में एक स्टूडेंट हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो और भी आगे-आगे उत्तरोत्तर अच्छी चिकित्सा में प्रगति कर सके। सबसे लास्ट में मैं बलदेव सर को एक बार बुलाना चाहूँगी। हेलो? बलदेव सर? ठीक है, हो सकता है वो बिज़ी आ गए सर। जी सर, जी सर। हाँ जी, हाँ जी। जी। सर आशीर्वचन। आज का लेक्चर 5वां है, लेकिन वो पेशेंट होने के कारण मैं सुन नहीं पाया पूरा, लेकिन आज के वक्ता ने खूब जस्टिस किया होगा अपने इस टॉपिक से। बहुत सारे जो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, ऐसे बहुत से विद्यार्थी इसमें नज़र आ रहे हैं, बहुत से डॉक्टर इसमें नज़र आ रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वक्ता का विशेष रूप से वैब की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और आज के इस विषय पे हम सभी का प्रबोधन किया। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सभी इन्हीं लेक्चर्स के माध्यम से जो भी अपने को ज्ञान की परंपराएं जो बनाए हुए हैं हम लोग, तो उससे कुछ ना कुछ सीख के अपनी अपनी प्रैक्टिस में उसका उपयोग करें। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी का धन्यवाद। आज के वक्ता का विशेष रूप से धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर और सभी पार्टिसिपेंट्स का, इससे पूर्व के सारे वक्ताओं का और आज के व्याख्यान कर्ता डॉक्टर रेहाना परवीन जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र लूंगी, आप सभी भी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। अपने अपने कार्यस्थल पर आयुर्वेद के प्रति अपना कर्तव्य आप निभाते रहेंगे और अगले शुक्रवार को 501 में हम फिर से मिलेंगे और आयुर्वेद के अच्छे दिन निर्माण करने के लिए, बहुत अच्छे चिकित्सक निर्माण करने के लिए और हमारे स्कॉलर्स, नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, हम कहीं ना कहीं नौकरी न ढूंढे, दूसरों को नौकरी देने वाले बने, ऐसे उद्देश्य के साथ जो ये व्याख्यान माला चल रही है उसको पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रेहाना जी का विशेष धन्यवाद।